हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 2 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहले करंट अफेयर है हमारा खराई कैमल। एक बार मैं इसको आपको फोटो में दिखा देता हूँ, है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यही होते हैं खराई कैमल। ये एक्चुअली क्या है, खारे पानी वाला जो एरिया होता है ना, समुद्र वाला एरिया, वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। और ये मतलब इनको तैरने का हुनर बहुत अच्छा आता है ना, काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक। मतलब ये मतलब ये समझ लीजिए कि मैंग्रोव्स को ढूंढते हुए ये लोग चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब मैंग्रोव्स को ही खाते हैं ये लोग, है ना। जैसे ये वाला आप देखिए ना, ये वाला, ठीक है। तो जैसा कि आपने फोटो में देखा दोस्तों, खराई कैमल होते हैं, है ना। इनको खारा भी बोला जाता है। मतलब खारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सैलाइन वाटर जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं ये लोग, ठीक है। ये एक्चुअली क्या अभी हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट पैन वाला है ना, एक्चुअली क्या है, जिस एरिया में ये लोग रहते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट पैन जो है और जो मतलब इंक्रोचमेंट ऑफ क्रीक है ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे पहले मतलब इसको मना कर दिया गया था, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था कि मतलब वहाँ पे इलीगल सॉल्ट पैन जो है, मतलब वहाँ पे मतलब सॉल्ट पैन वो एरिया होता है जहाँ पे एक समय कभी समुद्र रहा हो और वहाँ से हट गया हो, है ना। तो फिर बाद में क्या है कि वहाँ पे नमक नमक आ जाता है, तो वहाँ पे लोग इलीगल तस्करी करने लगे थे, जिसकी वजह से इनकी आबादी में भी काफी कमी आने लगी है ना। इसीलिए ये न्यूज में है। तो बाकी आप जान लीजिए ये इंडिजीनियस है गुजरात, मतलब ये गुजरात में ही मिलेंगे और वो भी पर्टिकुलरली आपको कच्छ रीजन में मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। और ये अडेप्टेबल, मतलब डेजर्ट वाला मतलब इकोसिस्टम हो चाहे कोस्टल वाला हो, दोनों के लिए अडेप्टेबल है ना। और ये इनके अंदर एक रियल एबिलिटी होती है दोस्तों स्विम करने की, मतलब लंबी डिस्टेंस तक मैंग्रोव्स को खोजते हुए ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि ये खाते मैंग्रोव्स के ही है ना। और अभी क्या है कि कुछ मतलब ट्राइब्स जो है इनका प्रिजर्व कर रही है, मतलब इनको बचाने की कोशिश करी इनकी आबादी को, है ना। तो उसमें से एक राबारी ट्राइब है और एक है दोस्तों फकीरानी जाट ट्राइब। ये दोनों ट्राइब क्या है कि इस कैमल को, जो कि मतलब खराई कैमल है, इसको प्रिजर्व करने में काफी योगदान दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसका फायदा क्या है, जैसे खराई मिल्क जो कैमल मिल्क होता है ना, इसके जो दूध होता है एकदम समझ लीजिए जो ह्यूमन होता है ना, इंसान का जो दूध होता है उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है सेम वैसे ही होता है। इसीलिए मतलब अगर एक इंसान पिएगा तो उसके लिए मतलब डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है और इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, ठीक है। और बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है डाटा बुक, उसमें ये इंडेंजर्ड में मतलब है स्टेटस इसका, ठीक है। उसके बाद आज अगला न्यूज आ जाता है दोस्तों हमारा सुगम्य भारत ऐप। ये क्या है दोस्तों, मतलब ये ऐप पहले से लाया गया था, मतलब ये लाया गया था 2021 में। अभी क्या है, इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बना के मतलब लोगों के सामने पेश किया गया है, ठीक है। मतलब रिवैम्ड टू प्रोवाइड अ मोर यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव है जिसके द्वारा क्या जो दिव्यांगजन होते हैं ना, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, है ना। उनको मतलब कि हर सारी मतलब जितनी फैसिलिटी हुई या कोई दिक्कत हुई उसको तुरंत वो मतलब फोटो खींचे या कोई भी चीज करके सीधा अपलोड कर लें और उससे मतलब रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री होगी उनकी मदद करेगी, ठीक है। मतलब मान लीजिए वो कहीं पे गए और वहाँ पे मतलब उनके खड़े होने की कोई सुविधा नहीं है या फिर रैंप नहीं है, तो वो क्या करें, वो जस्ट वहाँ पे फोटो खींचे और अपलोड कर दें इस ऐप पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री होगी वहाँ पे जाके उस चीज को ठीक करेगी, ठीक है। ये किस तरह लॉन्च किया गया है दोस्तों, कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये किसके अंडर में आती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। यूजर कैन इजिली अपलोड, यही मैं बोल रहा था, आराम से मतलब फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद जो है लोकेशन बता सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो भी बैरियर उनको हुआ, जैसे मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड हो गया या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुआ, इन सबको मतलब करेक्टिव मेजर लिए जाएंगे, ठीक है। और ये मतलब सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं 10 लैंग्वेज है, मतलब मोस्टली मतलब जैसे कि दिव्यांगजन और एल्डरली जो सिटीजन होता है उनके लिए है, ठीक है। जो भी दिक्कत आती है उनको, ठीक, उनको बस एक फोटो खींचना और उनकी दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आता है अगला न्यूज हमारा है, अगला न्यूज है सिल्का जेल सिरी देसी कैंट। ये थोड़ा सा एक बार हम लोग फोटो में देख लेते हैं ना, ये दिखता कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में दोस्तों, यही होता है सिल्का जेल का जो सैचे आता है ना, देसी कैंट ये वाला। ये क्या है कि एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है। तो एक्चुअली क्या, ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर कभी कभी आपने कोई जूता खरीदा हो या फिर समथिंग कुछ ऐसे पर्स खरीदा हो, तो उसके अंदर में आप देखते होंगे ये पड़ा रहता है, ताकि मतलब उसमें मतलब मॉइस्चर ना आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा ना सिलिका जेल डिसिसेंट मतलब जो सैचे होते हैं वो कैसे दिखता है। तो इसमें क्या है ना, अभी मतलब न्यूज में क्या है, इसमें क्या है कि एक तरह से आर्टिकल था जिसमें मतलब रिसर्चर बोल रहे हैं कि सिलिका डस्ट जो होता है, मतलब जो सिलिका डस्ट होता है वो ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू जो सिलिका जेल सैचे होता है। मतलब ये जो है ये इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि मतलब सिलिका डस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें बस हम लोग को ये जानना है कि सिलिका जेल डिसिकेंट होता क्या है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया ये एक मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एजेंट है, ठीक है। ये जो भी मतलब जहां पे भी रखा जाएगा वहां पर अगर एक्सेस मॉइस्चर होगा तो हवा से निकाल देगा वो, ठीक है। और
ये किस चीज से बना होता है दोस्तों? ये बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सिमिलर मतलब जैसे सैंड होता है और क्वार्ट्ज होता है ना, सेम वैसे ही रहता है दिखने में। और इसका नेचर क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर लविंग होता है, मतलब ये वो इसीलिए इसको वाटर एब्जॉर्बेंट भी कहा जाता है, ठीक है। वाटर लविंग मटेरियल होता है, ठीक है। और ये कैसे एब्जॉर्ब करता है? इसका इफेक्ट जो होता है वो कैपिलरी होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है किस तरह से करता है, तो कैपिलरी इफेक्ट है, ठीक है। लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट इन, मतलब जैसे ट्रीज में मतलब जाइलम करता है ना वाटर को ट्रांसपोर्ट, वैसे ही ठीक करता है, ठीक है। अब इसका यूज बहुत जगह किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए टू सेफगार्ड सेंसिटिव रॉ मटेरियल्स, जैसे मतलब फार्मास्यूटिकल दवाइयां हो गई, या फूड हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या मान लीजिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो काफी प्रिसाइज होते हैं, वहां पे मतलब थोड़ा भी मॉइस्चर आ गया तो उसमें उनकी रीडिंग में दिक्कत आ जाएगी, तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। ये मतलब रस्ट को, मतलब अगर जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो रस्ट लगेगा नहीं, कोरोजन होगा नहीं, तो समझ लीजिए ये प्रिवेंट करता है किसको? रस्ट और कोरोजन को भी करता है। और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सबसे बेस्ट रोल ये करता है, क्योंकि जो भी एक्सेस मॉइस्चर होता है ना, उसको मतलब ये एब्जॉर्ब करता है और एक ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी लेवल जो चाहिए होता है उस चीज के लिए, उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो अगला न्यूज है हमारा जेलीफिश। तो एक बार हम लोग फोटो में देख लेते हैं। फोटो में जैसे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये है जेलीफिश, है ना। इसके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे आप देखें ये भी एक जेलीफिश है ना। उसके अलावा ये भी एक जेलीफिश है। उसके बाद अलावा आप ये वाली भी जेलीफिश मोस्टली आप देखते होंगे, ये वाली है ना। तो ये सारी की सारी जेलीफिश है। अब जेलीफिश के बारे में आप जान लीजिए, इनके पास ना ही ब्रेन होता है, मतलब दिमाग भी नहीं होता, ना इनके पास ब्लड होता है, और ना ही कोई हार्ट होता है, ठीक है। ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन में वन डे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जेलीफिश के लिए, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? मतलब एक जेलेटिनस मतलब जू प्लैंकटन होता है, ठीक है। मतलब ये एक मतलब फूड जो सिस्टम होता है उसमें भी काम आता है, जैसे कि ये छोटे छोटे को खाते हैं, इनको भी कोई खाता है, ठीक है। तो एक फूड सिस्टम में काफी मेन रोल रहता है इनका, ठीक है। और फूड साइकिल आप जो बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे जेलीफिश मतलब ब्लूम्स इंक्रीजिंग। हाँ, ये है कि मतलब न्यूज में क्या था दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में क्या है कि जेलीफिश की तादाद बढ़ती जा रही है, कहाँ पे? हमारे इंडियन कोस्ट के आसपास में, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में है। और बस इसमें याद करने वाली क्या बात है दोस्तों, कि ये किस फाइलम से मतलब रिलेटेड है? सिनिडेरिया। फाइलम सिनिडेरिया से रिलेटेड है, और इनवर्टिब्रेट्स है, मतलब बिना रीढ़ के हैं, जिनकी मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, रीढ़ नहीं होती है, उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, और जिनके होते हैं उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक। अब इनका बॉडी पार्ट जो होता है रेडिएट करता है सेंट्रल एक्सिस से, मतलब रेडियली, मतलब जैसे समझ लीजिए, मतलब ये रेडियस है ना, ये वाला इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरह रेडियली रेडिएट करता है ये, ठीक है। अब इससे क्या है कि ये लोग मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं अपने खाने को भी, और अगर मान लो कोई डेंजर होता है किसी डायरेक्शन में तो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। एक आउटर लेयर होता है जो कि एपिडर्मिस हो गया, मिडल लेयर को मिसोगिलिबिया बोलते हैं, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो बीच में होता है, ठीक है। और इनर में जो होता है वो गैस्ट्रोडर्मिस होता है, ठीक। इनके पास क्या है दोस्तों ना, एक स्टिंगिंग टेंटिकल्स होता है, मतलब सुई जैसा होता है, जिससे कि मतलब ये क्या करते हैं ना, अगर मान लो शिकार करना हो या अपने आप को बचना हो, तो मतलब उससे मतलब शिकार करना हो, उस खट से घोपा और निकाल लिया, खा लिए, ठीक है। और डिफेंस में भी अगर कोई होगा तो उसको घोप देंगे, बच के निकल सकते हैं, ठीक है, यही चीज होता है। उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों अगला न्यूज। अगला न्यूज है आपका नुबू एगी टुटुक ग्रीन स्टोन बेल्ट। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं मैप में है कहाँ पे ये। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये कनाडा वाला एरिया है, मतलब यूएस, मतलब इस दुनिया में यूएस और कनाडा की जो बाउंड्री है, मतलब बॉर्डर वाले जो है वो सबसे लंबी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कनाडा का जो ये हुडसन बे वाला पोर्शन है, इसके इस वाले पोर्शन में यहीं पे है ये, ठीक है। क्या है दोस्तों? नुवो एगेटिक ग्रीन स्टोन बेल्ट, ठीक है। तो ये जो ग्रीन स्टोन बेल्ट है, ये अभी हाल फिलहाल न्यूज में इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने पाया है कि वहां पे एक रॉक मिला उनको, जिसकी मतलब एज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और खास बात यह है कि हमारे अर्थ को बने हुए 5 ही मिलियन ईयर्स हुए हैं, ठीक है। तो उसमें ये 4.16 मिल गया, मतलब ये काफी पुराना है ना। और किस द्वारा इसको पता लगा कि ये इतना पुराना है? तो वो मेथड है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग में क्या होता है तो जो उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना, वो समय के साथ डीके होते हैं, तो उसी को मतलब ट्रैक करके मतलब उसकी एज को पता किया जा सकता है, ठीक है। अब ये है कहाँ पे दोस्तों? जो मैंने ईस्टर्न शोर बताया आपको, है ना, हुडसन बे का जो ईस्टर्न शोर है वो वहां पे है, मतलब क्यूबिक वाला एरिया है कनाडा का, ठीक। अब इसमें जो रॉक पाया गया है, ये रॉक जो है किस टाइप का होता है? इसको कहते हैं अल्ट्रामेफिक रॉक्स। अल्ट्रामेफिक रॉक्स कौन से होते हैं? ये डार्क कलर होते हैं, और कहा जाता है मतलब जो मेंटल पोर्शन है आपका, वो पूरा पूरा इसी से बना हुआ, किससे? अल्ट्रामेफिक रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स होते हैं, मेटा इग्नियस रॉक्स डार्क कलर के होते हैं, ठीक है, अर्थ का मेंटल बनाया जाता है। और ये किसी में क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, पर इसमें सिलिका और पोटेशियम, दो चीज ध्यान रखिए, बहुत कम मिलता है, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन ओरोगेनिक, मतलब जहां पे माउंटेन फॉर्म होता है ना, वही वाले बेल्ट में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगला न्यूज हमारा महुआ। महुआ से एक बार हम लोग इसको फोटो में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला देखिए, ये महुआ से ही गेता है, जो फूल बनते हैं ना, तो ये मतलब जब महुआ का सीजन आता है, ये गेता है, इसका मतलब दारू भी बनता है, ये जो फूल है इसका। और उसके बाद ये देखिए ऐसे लटके रहते हैं, ये इसका जो है मतलब महुआ का पेड़ जो है। और उसके अलावा ये जो फूल आप देखेंगे ना, यहीं से मतलब धीरे धीरे गिरते हैं, ठीक। और ये इसके पिंक वाला फूल, ठीक है।
तो आप लोगों ने देखा जैसे कि इसको मतलब ध्यान रखना है कि मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में ट्राइबल लोगों की वजह से है, ठीक है? क्योंकि इसकी वजह से ये लोग मतलब इनकी जीविका भी चलती है एक तरह से मतलब, और कुछ मतलब बेवरेजेस ऐसे बनते हैं जिसमें मतलब फ्लेवर डाल के महुआ का, तो उसका टेस्ट सही करके बेचा भी जाता है। और अभी ये न्यूज़ में इसीलिए थोड़ा-सा है क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एक लाइफलाइन माना जाता है, ठीक है? किसके? सेंट्रल इंडिया मतलब जो मैं एमपी वाला एरिया है वहाँ पे, ठीक है? अब इसका बस आप जानिए साइंटिफिक नेम क्या होता है, मधु का लॉन्गीफोलिया, किसका? महुआ का, ठीक है? ये एक डेसिडियस ट्री है जो कि मोस्टली सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। ये ट्राइबल लोगों के लिए सेक्रेड होता है, मतलब आप समझ लीजिए ट्री ऑफ लाइफ, मतलब इसकी पूजा करते हैं ये लोग, है ना? इसके हर एक चीज को मतलब चाहे जड़ हो पत्तियां हो, फूल हो, फल हो, सब चीज की लोग पूजा करते हैं क्योंकि इनके यूज में आता है, ठीक है? और इसका जो फूल होता है क्रीमी व्हाइट कलर का होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था ना, पहला वाला जो दिखाया था जिससे दारू भी बनता है, इसको अगर सड़ा देते हैं तो अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है, ठीक है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका इतना ही है कि ये जो नाइट में जब ब्लूम करता है तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होती है वो बैट्स को अट्रैक्ट करती है, और जब ये बैट्स को अट्रैक्ट करती है तो इससे क्या होता है, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में काम आता है, ठीक है? इसके बाद आता है दोस्तों आपका महाराष्ट्र स्क्रैप्स न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी। एक्चुअली क्या है, सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी दोस्तों, चलिए मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ। जैसे पहले हम लोग जो 10+2 करते थे, है ना, 10+2 में क्या सिस्टम था, पहले 5 साल कुछ नहीं, ठीक है? फिर अगले 5 साल में जैसे मुझे पांच मतलब ये 5 जो है इसमें 1 से 6 साल का है, इसमें सीधा इन्वॉल्व कर देते थे, ठीक है? जो 5 वाला होता था, फिर 10 वाला सिस्टम आता था, ठीक है? इसमें क्या 6 से 16 साल वालों को इन्वॉल्व कर लेता, और जो 10+1 10+2 वाला आता था ना, वो 16 से 18 साल वाले में इन्वॉल्व कर लेते थे। तो इसमें पहले क्या है कि उतना कुछ मतलब डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। अभी वाला जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या ये सिस्टम है, 5+3+3+4 ये सिस्टम ला दिया है। पहला जो 5 साल है दोस्तों उसमें 3+2 में डिवाइड कर दिया। 3 वाला जो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, इसमें क्या है कि 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में भेजना है, ठीक है? उसके बाकी जो 2 साल है इस 5 का, ये 6 से 8 साल है, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास में इन्वॉल्व कर लेते हैं, प्राइमरी वाला जो हो गया, ठीक है? उसके बाद 5+3, इस वाले 3 में क्या है, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, जो कि 3 से 5 क्लास के लिए है। उसके बाद अगला 3 जो है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, जो कि 6, 7, 8 क्लास है। और उसके बाद जो अगला लास्ट जो 4 बचा उसमें 14 से 18 है, इसमें 9 से लेकर 12 क्लास, बस इतना ही है, ठीक है? और जो मतलब पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट उसमें कह रही थी कि भाई हम लोग आपको एक पॉलिसी दे रहे हैं, एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, कि मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बता रहे हैं। इसमें क्या है कि मतलब हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको यही हिंदी ही करना है या इंग्लिश ही करना है ना, आप चूज कर सकते हैं। क्या चूज करते हैं, एक तो मतलब जो आपकी मदर टंग है और रीजनल लैंग्वेज, ये तो आप सीखेंगे ही, उसके अलावा एक अदर कोई इंडियन लैंग्वेज आपको सीखना है, ठीक है? और उसके बाद एक फॉरेन लैंग्वेज, यही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, और स्टेट्स को पूरी फ्रीडम दी गई थी, मतलब कोई भी लैंग्वेज वो मतलब चूज कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें इशू क्या हो रहा था, जैसे कि मान लीजिए अगर बिहार का आदमी है वो तमिल तो सीखेगा नहीं, और तमिल का आदमी बिहार सीखेगा नहीं, तो इनके लिए कोई ऑप्शन क्या बचता है, हिंदी बच जाता है। तो इसी तरह लोगों को लग रहा था कि मतलब ये एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं किसको, हिंदी को, ठीक है? और ये जो महाराष्ट्र वाला इशू हुआ यही हुआ क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, 1 से लेकर 5 क्लास तक हिंदी को कंपलसरी करने की कोशिश की थी, जिससे कि मतलब बाकी जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी थे उन्होंने विरोध कर दिया। तो मतलब महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि भैया ठीक है, तुम विरोध कर रहे हो तो हम अभी रोक दे रहे हैं, एक मतलब कमेटी बैठा दे रहे हैं। उस कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र यादव कमेटी, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब बैठाई है, और उसने कहा है कि ये 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, और इसकी रिपोर्ट जो भी आएगी उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है? अब इसमें इशू क्या हो रहा है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ना, एनईपी कहता है मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि कोई भी लैंग्वेज अगर 20 स्टूडेंट कह देंगे कि हाँ वो उससे सीखते हैं तो मतलब सिखाया जाएगा, ठीक है? मतलब अब वही बात जो मैंने आपको बताया कि मतलब बिहार का आदमी तमिल तो सीखेगा नहीं, और तमिल का आदमी बिहारी नहीं सीखेगा, तो उनके लिए लैंग्वेज क्या बची, हिंदी बची, ठीक है? तो क्या बचा, सिर्फ हिंदी, और मतलब एज ए डिफॉल्ट बच जाएगा, है ना? यही थोड़ा इशू चल रहा है, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, मतलब पॉलिटी के नजरिए से ये जो एजुकेशन होता है दोस्तों, ये कॉन्करेंट लिस्ट है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है मतलब स्टेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पे विचार विमर्श करके आगे मतलब फैसला लिया करेंगे। पर ये भी जान लीजिए कि मतलब कहीं अगर मान लीजिए कंफ्यूजन रहे, मतलब दोनों की बात सही, मतलब दोनों भिड़ जाए, किसी बात पे अटक जाए, तो मतलब कोई जो सेंटर होगा उसकी बात को ज्यादा मायने रखा जाता है, ठीक है? उसके बाद अगला न्यूज आ जाता है दोस्तों, ए ईयर लेटर कॉलोनियल एरा लॉज टू न्यू क्रिमिनल लॉ कोड। मतलब ये एक तरह से एडिटोरियल था दोस्तों हिंदू में, द हिंदू में। उसमें बस ये कह रहे हैं कि मतलब जो पुराने लॉज थे, मतलब जो अंग्रेजों के समय लॉज थे, उससे मतलब नए क्रिमिनल लॉज में क्या जरूरत पड़ेगी अचानक से, ठीक है? जरूरत इसलिए पड़ेगी दोस्तों कि पुराने जो लॉज थे वो एक तरह से मान लीजिए ब्रिटिश एरा की तरह, और मोस्टली पनिशमेंट भी ज्यादा मतलब मैटर करते, मतलब इन्वॉल्व करते थे, और मतलब जस्टिस पे ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, पनिशमेंट ज्यादा दिया जाता था, ठीक है? ऊपर से अभी क्या है कि पहले क्या है कि मतलब साइबर क्राइम होते नहीं थे, है ना, डिजिटली अवेयरनेस था नहीं, तो ये सब जो क्राइम थे तो ये इनमें इन्वॉल्व नहीं कर रखा, तो इन सबको इंक्लूड करने के लिए नए लॉज की जरूरत थी, ठीक है? इसीलिए इसको लाया गया। थोड़ा सा हम लोग डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं दोस्तों। जो पुराने ब्रिटिश लॉ थे, ब्रिटिश एरा के जो लॉ थे करीब 150 साल पुराने हैं। तो इसमें जो पहला जो है इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860, ये डेट जरूर याद रखना दोस्तों। इसको मतलब चेंज करके क्या कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता,
ठीक है, 2023 में लाए गए नए लोग। ठीक। और इनके लिए दोस्तों मतलब जो ऑफिसर्स होंगे ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर होंगे, उनके लिए ई साक्ष्य अप्लाई गया है। इसी में ये लोग अपने मतलब जो मतलब एविडेंस मिलेंगे सब अपलोड करते रहेंगे। मतलब इससे क्या है कि मतलब पुलिस पे थोड़ा सा मतलब यकीन भी रहेगा, और ये लोग मतलब जो एक बार अपलोड के लिए उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, ये है सीआरपीसी। ठीक है, 1973, ये डेट ध्यान रखना है। और इसको बदल के क्या आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है। ठीक है। उसके बाद आ गया इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, ये ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी जगह क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ठीक। अब इसमें जान लीजिए दोस्तों, अब थोड़ा पुराने वाले जो कानून था उसमें क्या बहुत सारे पार्ट जो है आउटडेटेड हो गए थे, और उसमें जो माइंडसेट दिखता था वो कॉलोनियल माइंडसेट दिखता था। और जो अभी के जो सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है और जस्टिस जो चाहिए इस समय, वो उसको मैच नहीं करता। ठीक है। और पुराना जो कानून है दोस्तों, पुराना कानून मोस्टली क्या पनिशमेंट पे करता था मतलब फोकस, और ये जस्टिस पे करते नहीं थे। अभी क्या छोटी मोटी चीजों के लिए मतलब आप जाके सेवा दीजिए, है ना, साफ सफाई या जैसे कुछ भी मतलब इंक्लूड किया गया है। ठीक है। इसमें क्या है कि एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है यूज किया गया था पुराने वाले कानून में, जो कि मतलब एक आम आदमी मतलब पढ़ नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था। ठीक है, पढ़ तो लेगा पर समझ नहीं पाता था। और इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है, पुलिस में मतलब डाल दी गई थी। मतलब सिटीजन के पास उतना कुछ पावर था नहीं पुराने वाले कानून में। और नया वाला कानून जो है दोस्तों, इसमें क्या पुलिस कुछ भी फेक कर नहीं पाएगी बाद में, जो एक बार अपलोड कर दिया तो कर लिया। पहले क्या होता था कि वो अपने हिसाब से कर लेती थी। ठीक है। अब पुलिस मस्ट है। अभी इसमें क्या है दोस्तों ना, कि जब भी कोई मतलब जांच करने जाएगा, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ले जाना जरूरी है क्राइम सीन पे। ठीक है। ये सेक्शन 176 के तहत भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता में डाला गया। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाला गया है। ठीक है। और यूज ऑफ पुलिस डॉग, इसमें पुलिस डॉग का यूज किया जाएगा क्रिमिनल को पता करने के लिए। और न्यू सेंट्रल, ये ध्यान रखना दोस्तों, न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी अभी बन रही है, कहाँ पे, रायपुर में। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सेंटर। ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज क्या आता है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड है, क्योंकि इसने अभी हाल फिलहाल में क्या किया ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को डी लिस्टिंग कर दिया है। अब डी लिस्टिंग और डी रजिस्टर में क्या अंतर होता है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डी रजिस्टर करने का हक नहीं है, वो डी लिस्टिंग कर सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रीजन क्या है। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज क्या होती है दोस्तों, रियल लाइफ में मतलब सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही मतलब है, मतलब रियल लाइफ में नहीं है, तो उनको लेटर पैड पार्टीज भी कहा जाता है। ठीक है। इनके ना कोई ऑफिस होते हैं, ना ही कोई इलेक्शन ये लड़ते हैं, और ना ही कोई मतलब नोटिस जो भेजा जाता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। दे सिर्फ इनकी क्या एंजॉय करते हैं, टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है, मतलब जो इसका एंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या है ना, रजिस्टर्ड पार्टी अगर आप देखेंगे तो ये वो पार्टियां होती हैं, मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड में बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। और उसमें जो दूसरी होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि मतलब अनऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड होती है, रिकॉग्नाइज नहीं होती। कौन सी वाली, जो जिनको टी लिस्टिंग किएगा वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। और रजिस्टर्ड पार्टी जो होती हैं, आपको अगर रिकॉग्नाइज हो जाए, मतलब जैसे एज ए स्टेट पार्टी या एज ए नेशनल पार्टी, तो वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। सॉरी, ऑर्गेनाइज नहीं दोस्तों, रिकॉग्नाइज हो जाता है। ठीक है। अब देख लीजिए, रजिस्टर्ड पार्टी तो वो होती हैं, इसमें दोनों आ जाती है, अनरिकॉग्नाइज भी आ जाती है और रिकॉग्नाइज भी आती है। पर रजिस्टर्ड पार्टी वो पार्टी होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होती है, सेक्शन 29A के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, 1951 में दिया गया है इसके बारे में। ठीक है। और इसको मतलब किस मतलब आर्टिकल में दिया गया है, अब हमारे जो आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 19 का जो 1 का सी है, मतलब फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इसी में पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने का हक दिया गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ईसीआई क्या कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी रजिस्टर तो नहीं कर सकता किसी पार्टी को, है ना, सिर्फ इसलिए कि मतलब वो इनएक्टिव है बहुत दिन से। ठीक है, ये कोई रीजन नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसे डी लिस्ट कर सकती है। ठीक है। और डी रजिस्टर तभी कर सकती है अगर मान लीजिए उसने जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन कराया है वो फ्रॉड निकल गया है। ठीक है। और मान लीजिए पार्टी को मतलब गवर्नमेंट ने मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये क्या है कि अगर मान लीजिए देश की संबद्धता या सॉवरेनिटी को खतरा है, सिक्योरिटी की उसकी वजह से, तो उसको मतलब घोषित कर दे अगर अनलॉफुल तो गवर्नमेंट, तो फिर मतलब वो अपने आप ही मतलब डी रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आता है कि अगर पार्टी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बोल दे, है ना, और उसकी अवहेलना कर दे, तब भी मतलब डी रजिस्टर हो सकती है। ठीक है। और बाकी सिर्फ इनएक्टिव है, इसके लिए मतलब आप उसको नहीं कर सकते हो। उसके बाद बेनिफिट क्या मिलता है इनको, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑर्गेनाइज नहीं दोस्तों, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, तो उनको देखिए एक तो टैक्स में छूट मिल जाता है, एक कॉमन इलेक्शन सिंबल यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है स्टार कंपनी, कम से कम नहीं तो मतलब 20 मैक्सिमम ये लोग उतार सकते हैं। स्टार कैंपेनर वो होता है जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी का सबसे मेन चेहरा होता है। ये जरूरी नहीं पॉलिटिकल पार्टी का ही हो, मतलब बस ये उसे रजिस्टर हो पॉलिटिकल पार्टी से, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अगर मतलब रिकॉग्नाइज पार्टी है तो वो 40 तक ले सकती है, और अनरिकॉग्नाइज है तो 20 तक ले सकती है। पर इसमें फायदा क्या होता है दोस्तों ना, जैसे एक बजट सीमित होता है ना, तो जो स्टार कैंपेनर होता है इसका जो ट्रेवल का खर्चा होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता उसमें, है ना। जैसे एक अलाउ होता है कि इससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, तो स्टार कैंपेनर जहां जहां जाएगा उसका खर्चा इंक्लूड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए वो अगर अपनी जहां पे भी जा रहा है मतलब प्रमोट करने के लिए, तो पार्टी का तो नाम ले पर वहां के कैंडिडेट का नाम ना लेना, तो फिर मतलब बिल्कुल नहीं होगा। पर अगर कैंडिडेट का नाम ले लेगा ना, तब इंक्लूड हो जाएगा।
उस पर मतलब उस कैंडिडेट के वो खाते से भी 50% डिडक्ट होगा उसका, ठीक है। और मान लीजिए अगर स्टार कंपनी में पीएम है तो मतलब सिक्योरिटी का खर्चा अगर स्टार कंपनी में तो सरकार उठाएगी, और मान लीजिए उनके साथ कोई और स्टार कंपनी भी है तो मान लीजिए 50% उसके ऊपर जाएगा सिक्योरिटी का खर्चा, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं करंट पीएम हो, मतलब फॉर्मर भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा अभी क्या किया है उसने, जो मतलब डीलिस्टिंग का क्या रीजन दिया है। एक तो पहला है कि वो 2019 या उससे पहले से इनएक्टिव हैं और कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उनके ऑफिस में, जो एड्रेस उन्होंने दिया है वहाँ पे वो मिलते नहीं हैं। और उसके बाद नॉट अपडेटेड इंटरनल, मतलब 2014 से लेकर अभी तक उन्होंने अपना इंटरनल जो मतलब लाइव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मतलब ऑफिस कहाँ है, ऑफिस में रहते कौन है, ये सब नहीं अपडेट किया है, तो उनको ये सारे बेनिफिट हटा दिए गए हैं मतलब, और उनको डी लिस्ट कर दिया गया है। बेनिफिट क्या क्या हटेंगे, वही कॉमन सिंबल और टैक्स एग्जेम्पशन जैसे से बेनिफिट हटा दिए गए, ठीक। उसके बाद अगला न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों, कांग्रेस प्लेस प्रपोजल टू रिवाइव माइनिंग ऑपरेशन इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये मैप देख रहे हैं ना, तो ये राजस्थान का जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहीं पे सरिस्का रिजर्व मतलब टाइगर रिजर्व, और ये रणथंभौर है, ठीक है। अब अभी ये हाल फिलहाल न्यूज में क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मतलब जो भी मतलब डोलोमाइट या फिर मार्बल की मतलब साइटें हैं उनको क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि वो एरिया जो था मतलब टाइगर हैबिटेट के मामले में काफी प्रॉक्सिमेट एरिया था, मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था, ठीक है। बाउंड्री वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन जो है थी उसकी ज्यादा थी टाइगर्स की, ठीक है। तो इसीलिए उसको बंद कर दिया गया था, और अभी हाल फिलहाल में उसको दोबारा से खोलने के लिए माइनिंग का ऑर्डर मिला है, तो इसीलिए कांग्रेस इसके लिए विरोध कर रही है। तो हमारे लिए बस ये जानना जरूरी है कि मतलब इसका टाइगर रिजर्व है कहाँ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, और ये पार्ट ऑफ अरावली हिल्स है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। और यहाँ पे कुछ अगर फेमस चीजें क्या है तो वो बांगड़ फोर्ट है, उसके बाद सिलीसेर लेक, ठीक। बस इतना ध्यान रखिए। और अगला न्यूज आ जाता है आपका दोस्तों, फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, ये पहली बार हुई है। एक्चुअली इसमें खास बात क्या है मास्टर्स में, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया, मतलब जो मेन होंगे एक्सपीरियंस प्लेयर वो 40 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, और जो वुमेन्स होंगी उनकी 35 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। तो इसमें जो मेंस वाली कैटेगरी उसमें कौन जीता है, तमिलनाडु जीता है गोल्ड मेडल, और मतलब जो सिल्वर जीता है और रनर अप कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है, और ब्रॉन्ज कौन जीता है, चंडीगढ़। और वैसे वुमेन्स में कौन जीता है, गोल्ड जो कि विनर रहा है वो है उड़ीसा, सिल्वर पंजाब जीता है और रनर अप रहा है ये, और जो ब्रॉन्ज है वो हरियाणा जीता है, ठीक है। और इसके बाद आप जान लीजिए थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में कि हॉकी इंडिया जो है, जो मतलब ये जो फर्स्ट ये इंडिया मास्टर्स कप है, ये कराया किसने है, हॉकी इंडिया ने। पर ये हॉकी इंडिया हमेशा से नहीं थी, ये 2009 में बनी है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले 2008 से पहले मतलब एक और फेडरेशन काम करती थी, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, पर इसमें करप्शन के चार्ज से लगे थे, इसलिए 2008 में ये बंद हो गई थी, और 2009 से हॉकी इंडिया काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, प्रेसिडेंट इसके दिलीप तिर्की है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला न्यूज दोस्तों, एक बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये क्या है दोस्तों, एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि खुद मतलब शिखर धवन ने लिखा है, मतलब शिखर धवन क्रिकेटर है, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, लेडीज में जो मिथाली राज है जो रिटायर हुई थी है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनगार्डेड। क्या नाम है, अनगार्डेड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज आ जाता है आपका बोनाली फेस्टिवल, जो कि दोस्तों एक फोटो दिखाता हूं मैं आपको, है ना। जैसे कि दोस्तों आप फोटो में देख रहे हैं, ये बोनाली फेस्टिवल में जैसे लेडीज क्या करती हैं, तेलंगाना में मनाया जाता है। ये जो आप मटका देख रहे हैं ना, इस मटके के ऊपर से फूल पत्तियों सजाया जाता है और अंदर में चावल पकाया गया, ये माता को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बोनाली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया तेलंगाना में मनाया जाता है। ये गोलकोंडा फोर्ट में जो एक मंदिर है जिसका नाम है श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर है, वहां से स्टार्ट होता है। और वहां पे जो लेडीज लोग हैं एक मटका लेते हैं, उसको पत्तियां फूलों से सजा के अंदर में चावल पका के ले जाते हैं, ठीक है। और मतलब ये फेस्टिवल जो है करीब 1 महीने तक चलता है। बस ध्यान रखिए बोनाली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला न्यूज आ जाता है दोस्तों आईसीसी से रिलेटेड, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब आईसीसी की बात कर ले तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, चेयरमैन जय शाह हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन और था, कब से कब तक, 1909 से 2005 तक। और अभी जो प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है वो दुबई है, यूएई का, ठीक है। यूनाइटेड ये है ना, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो अभी जान लीजिए इसमें क्या है, कुछ न्यू रूल्स कौन से हैं दोस्तों। एक तो पहला रूल आ गया स्टॉप क्लॉक, ये सिर्फ ये है कि जो लास्ट ओवर किया है उसके बाद जो नया ओवर है उसके बीच में सिर्फ 60 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 60 सेकंड से ज्यादा हुआ, मतलब ये बस रूल लाया गया ताकि जो स्लो ओवर रेट होते हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर मान लीजिए 60 सेकंड से ज्यादा लगा लास्ट ओवर और पहले नए ओवर में, तो समझ लीजिए तो 2 बार वार्निंग दी जाएगी, और तीसरी बार अगर ये चीज हुआ तो 5 रन पेनल्टी हो जाएंगे, किससे, मतलब बॉलर की साइड से, मतलब ये बैटिंग साइड को 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ओवर अगर वो सही समय पे नहीं कराए, ठीक है। उसके बाद आता है एक और रूल दोस्तों, उसमें है आपका कौन क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब अगर कभी सिर पे चोट लग गया मैच के दौरान तो एक सब्स्टिट्यूट मतलब कोई भी टीम रख सकती है, पर सब्स्टिट्यूट के बारे में पहली टीम से मतलब मैच शुरू होने से पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। और वो सब्स्टिट्यूट की जगह खेल सकता है, ठीक है। और अगर सिर पे चोट लगी 7 दिन रेस्ट करना कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों बॉल यूसेज। अभी क्या किया है कि मतलब नया रूल है, उसमें क्या है कि सिर्फ 2 बॉल यूज होंगी वनडे में, और ये पहली बॉल जो है मैक्सिमम 34 ओवर तक होगी, और उसके बाद सेकंड बॉल यूज करना कंपलसरी हो गया, ठीक है।
ये वनडे इंटरनेशनल के लिए। और ये वाला जो रूल है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, हाँ हाँ, ये वाला, ये जो आईसीसी का नया रूल है ना, ये पहले से मतलब टी20 और ओडीआई में है स्टॉप क्लॉक वाला। टेस्ट मैच में अभी पहली बार इंक्लूड किया है। कौन सा? स्टॉप क्लॉक वाला, ठीक है। ये टी20 और ओडीआई में पहले से था, स्टॉप क्लॉक टेस्ट मैच में अभी इंक्लूड किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला यूसेज आ जाता है दोस्तों, बॉल यूसेज तो मैंने बता दिया। वाइड बॉल वाला, वाइड बॉल पहले क्या था कि बैट्समैन की मूवमेंट को देख के मतलब देता था मतलब अंपायर। अब क्या है कि बैट्समैन जब शुरुआत में खड़ा रहेगा ना, उसी समय वही मूवमेंट के हिसाब से वाइड बॉल दिया जाएगा, उसके इधर उधर के मूवमेंट से नहीं दिया जाएगा। बस यही एक नया रूल। और शॉर्ट रन में क्या नया रूल आया है कि अगर शॉर्ट रन हुआ तो समझ लीजिए पेनल्टी दिया जाएगा, कट जाएगा बैटिंग साइड से 5 रन, ठीक है। और फील्डिंग सही, अगर शॉर्ट रन हुआ तो 5 रन कटेंगे पेनल्टी। और उसके अलावा फील्डिंग टीम जो होगी वो डिसाइड करेगी कि बैटिंग पे कौन सा स्ट्राइक करेगा, मतलब कौन सा प्लेयर बैटिंग स्ट्राइक पे होगा, ठीक है, दोनों में से। इसके बाद है दोस्तों वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, इसको इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे भी कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार 2016 में स्टार्ट हुआ था और हर साल दोस्तों 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें रुकिए एक फोटो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं ना, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये आपका मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बेल्ट दिखाई दोस्तों ना, मोस्टली एस्ट्रॉइड वहीं पे मतलब कन्फाइंड है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लीजिए ये रीजन क्यों क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक इवेंट हुआ था, एक एक तुंगुस्का इवेंट हुआ था। कहाँ पे? मतलब रशिया के साइबेरिया में 1908 में, जिस जो मतलब एक मतलब एस्ट्रॉइड गया था जिसने करीब करीब 2000 से ऊपर किलोमीटर स्क्वायर एरिया वाला जो फॉरेस्ट है उसको खत्म कर दिया था एस्ट्रॉइड ने, ठीक है। इसीलिए उसी दिन को मतलब मान लिया कि 30 जून को, ताकि अवेयरनेस दिया जाए लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि एस्ट्रॉइड और ये मीटरॉइड में फर्क क्या होता है। मीटरॉइड क्या होता है दोस्तों? मतलब ये एक स्ट्रीक ऑफ लाइट, इसमें मेट्रॉइड क्या होता है दोस्तों, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है जो कि मतलब प्रोड्यूस होती है जब मतलब कोई भी मेट्रॉइड मान लो समझ लीजिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है, वो जल जाता है, ठीक है। और अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिना जले पहुंच जाए तो समझ लीजिए वो मेटेरोइड है। और मतलब बाहर में है तो वो मेटेरोइड है, मतलब स्पेस में अगर मतलब सन की चारों तरफ घूम रहा है तो वो मेटेरोइड है। यही अलग है। और एस्ट्रॉइड क्या होता है, इनसे थोड़े बड़े होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, मतलब स्ट्रीक ऑफ लाइट नहीं होते, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। मतलब आप मान लीजिए छोटे प्लेनेट की तरह होते हैं एस्ट्रॉइड, ठीक है। और मतलब एस्ट्रॉइड्स आर रॉक्स और मेटल बॉडी जो कि सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। साइज वेरी करता है, स्मॉल प्लेनेट की तरह होते हैं। मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मैंने आपको जब मार्स और जुपिटर दिखाया ना उसके बीच में, ठीक। और एक और जान लीजिए दोस्तों, इसी दौरान मतलब यूएन ने ये फैसला किया है 2029 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज आ जाता है अल्फा जीनोम। ये क्या है दोस्तों? एक तरह से मान लीजिए एक एआई मॉडल है जिसको मतलब डीप माइंड कंपनी ने बनाया है जो कि गूगल की है। ये क्या प्रेडिक्ट करेगा, जो डीएनए वेरिएंट्स होते हैं ना, किस तरह मतलब जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं उसको, मतलब ये समझिए जो भी जेनेटिक म्यूटेशन होता है वो उसके कारण मतलब हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग इससे जान पाएंगे, मतलब उसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है, मतलब ये इसके पास जीन होता है और इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आता है अगला न्यूज। अगला न्यूज क्या है दोस्तों? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ये किसके द्वारा लाया गया है दोस्तों? ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान क्या कर रहा है दोस्तों, जब से मतलब उसके ऊपर ट्रेड का वो लगा है ना, रिस्ट्रिक्शन बैन लगा है, तो अपना सामान क्या है ना दूसरे कंट्रीज के नाम से भेज रहा है, तो उसी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को चलाया गया है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब ये जिसके द्वारा चला गया है डीआरआई है, उसका फुल फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये क्या है दोस्तों? एक एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि भारत की सबसे बड़ी है, ठीक है। ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो ऑफिसर होते हैं वही चलाते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली में है। हाँ बस ये एक नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक। तो उसके बाद आ जाता है इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर। डाटा सेंटर मतलब क्या हो, जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम कंप्यूटर और एक दूसरे से अटैच हो, है ना, और काम करे। तो इसमें बस यही है कि इसमें मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा और कम से कम हार्म पहुंचाया जाएगा एनवायरमेंट को, इसीलिए इसको बोला जाएगा इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर। और ये कहाँ पे खोला गया है? यूपी के गाजियाबाद में, ठीक है। किसके द्वारा? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक तरह से मतलब दोस्तों पीएसयू है जो कि मिनी रत्ना कैटेगरी में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किसके अंडर में होगी? ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज का लास्ट न्यूज है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रवांडा। ये एक्चुअली अभी हाल फिलहाल न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनके मतलब दंगे चल रहे थे, मतलब टेंशन चल रहा था काफी दिनों से, क्योंकि रवांडा क्या करता था, अपने लोगों को मतलब सिपाहियों को भेज देता था वहां पे मिनरल निकालने के लिए। कहाँ? डीआरसी के पास, उसके बाउंड्री में, क्योंकि डीआरसी में मिनरल का बहुत बड़ा खजाना है, ठीक है। और उसी के चक्कर में ये अब 1990 से लड़ाई है। तो अभी जो ये पीस डील हुई, ये पीस डील कराया यूएस और कतर ने, कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि मतलब रवांडा की जो भी मतलब फोर्सेस हैं वहां पे उसको हटा लेगा और थोड़ी सी पीस को कायम करेगा, ठीक है, और शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो डीआरसी है कहाँ पे दोस्तों? ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये अलग है किससे दोस्तों? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कॉन्गो है, इसकी राजधानी ब्राजीविले है और इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है किंशासा, ठीक है। और इसी के छोटा सा अगर आप देखेंगे, ये है रवांडा जिसकी राजधानी है किगाली, एकदम साथ में सटा हुआ है, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। कल मिलते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।